हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं वेक्टर्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ़ पी कैप, क्यू कैप एंड आर कैप आर यूनिट वेक्टर्स, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 पी कैप डॉट क्यू कैप एंड क्वेश्चन नंबर 2 पी कैप डॉट आर कैप। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक में आपको एक डायग्राम दिया है। ये वाला डायग्राम दिया है। ये वाला डायग्राम मैंने बना दिया है। बता देता हूँ क्यों बनाया है मैंने। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में सभी जो यूनिट वेक्टर्स है, आप कैप को देख के पहचान सकते हो ना, यूनिट वेक्टर्स है। लेकिन जो डायग्राम दिया है उसमें देखो क्या दिया, पी बार, क्यू बार और आर बार। सो क्वेश्चन मांगा है यूनिट वेक्टर के बारे में और डायग्राम दिया है पी बार, क्यू बार और आर बार। नाउ आपको समझना होगा कि क्यों दिया गया है डायग्राम। ये डायग्राम इसलिए दिया गया है ताकि हमको समझ में आए कि पी कैप, क्यू कैप और आर कैप का डायरेक्शन क्या है। सही बात है ना। जो डायरेक्शन में पी बार जाएगा उसी डायरेक्शन में पी कैप जाएगा। जो डायरेक्शन में क्यू बार है उसी डायरेक्शन में क्यू कैप है। जो डायरेक्शन में आर बार है उसी डायरेक्शन में आर कैप है। बेसिकली यूनिट वेक्टर डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, लेकिन ये डायग्राम जो है हमको मदद करेगा ये जानने के लिए कि पी कैप, क्यू कैप और आर कैप का डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना। अच्छा, अब बोलोगे दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में फ़र्क ये है कि हमको ये नहीं पता कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्या है, यानी कि पी बार का जो लेंथ है वो क्या है वो नहीं मालूम। बिल्कुल उसी तरह आर बार का लेंथ नहीं मालूम, उसी तरह क्यू बार का लेंथ हमको नहीं मालूम। सही बात है। लेकिन जब इस ट्राइंगल की बात करें तो पी कैप का हमको मैग्नीट्यूड पता है। कैसे पता है? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो पी कैप का लेंथ तो 1 रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। वैसे क्यू कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो ये फ़र्क है। हमको यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड्स नहीं पता, लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमको पता है। ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो एंगल ये ट्रायंगल में बनेंगे वही एंगल यहाँ पर भी बनेंगे। ठीक है। एंगल में कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, एंगल में कोई फ़र्क नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो एंगल ये ट्रायंगल बनाएगा वही एंगल्स ये ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के यूनिट वेक्टर्स ने मिलके बनाया है। फाइन, ओके देन। तो अभी ये ट्रायंगल के वजह से जो डायग्राम में दिया है उसकी वजह से मुझे ये वाला मिल गया है, और इसकी वजह से मुझे एक और चीज़ पता चल गया। क्या पता चला? देखो यहाँ पर देखो, पी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, यानी कि ये लेंथ को मैं 1 मान लूँगा। ठीक है। वैसे क्यू कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका लेंथ को 1 मान लूँगा। वैसे आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको भी मैं 1 मान लूँगा। तो बेसिकली ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है। करेक्ट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या फ़ायदा होता है? हमको क्या क्या चीज़ें मालूम होता है? हर एंगल क्या होता है? 60 डिग्रीज होता है, राइट। एवरी एंगल हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्रीज। अगर आप डिग्रीज में बात कर रहे हो तो 60 डिग्रीज, अगर आप रेडियन में बात कर रहे हो तो π/3 रेडियन। ठीक है, इससे ये फ़ायदा हो गया हमको। ठीक है ना। हमको ये पता चल गया कि हर दो वेक्टर के बीच में, हर दो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 है। ठीक है, फिर अभी चलता है क्वेश्चन पास। ठीक है ना। सारे इन्फॉर्मेशन हमको जो जो चाहिए था सब मिल गया। ठीक है। सो कंसिडर, यहाँ पर बोल देता है ना सोल्यूशन में कि हमने भाई दूसरा एक ट्राइंगल बनाया, वो भी देख लो। ठीक है। कंसिडर अ ट्रायंगल formed by P cap, Q cap and R cap, which is similar to, सिमिलरिटी जानते हो ना। सिमिलरिटी हमने स्कूल में पढ़ा होगा। सिमिलरिटी क्या होता है? दो ट्रायंगल जिसमें एंगल सेम होता है। ठीक है ना। विच इज सिमिलर टू द ट्रायंगल formed by P बार, Q बार एंड R बार। सही बात है। तो जो P कैप, Q कैप और R कैप ने जो ट्रायंगल बनाया है वो सिमिलर है किसके साथ? जो ट्रायंगल P बार, Q बार और R बार ने बनाया है। ठीक है। वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ P कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ R कैप इज इक्वल्स टू 1। वाई वी नो दैट? बिकॉज P कैप, Q कैप, R कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स है।
करेक्ट है ना, यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि कैप देख के समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फाइन, दैट इज़ फाइन, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पी कैप, क्यू कैप एंड आर कैप इज an equilateral triangle, an equilateral triangle, correct? Therefore angle between p cap and q cap and r cap, p cap and r cap will be 60 डिग्रीज, ठीक है ना। मैंने तीनों एंगल को बता दिया, जो एंगल बनाया पी कैप और क्यू कैप मिलकर, जो एंगल बनाया क्यू कैप और आर कैप मिलकर, और जो एंगल बनाया पी कैप और आर कैप मिलकर, ये तीनों ने जो एंगल बनाया है वो तीनों के तीनों 60 डिग्री से, ये मैंने बता दिया, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर नंबर 1 पी कैप डॉट क्यू कैप, यही चाहिए ना फर्स्ट क्वेश्चन, ज़रा चेक कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी कैप और क्यू कैप यहाँ पर हमको फाइंड करना है, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी कैप मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कैप इंटू कॉस थीटा, यही है ना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, सो देयरफॉर पी कैप डॉट क्यू कैप इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, करेक्ट है ना, और ये हो जाएगा cos 60, ठीक है। अब cos 60 हुआ तो cos 60 का वैल्यू क्या है, 1/2, करेक्ट है, बाकी तो 1 है, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हाफ ही मिलेगा। सो इससे हमको क्या पता चला, देयरफॉर पी कैप डॉट क्यू कैप इज इक्वल्स टू हाफ। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। वैसे दूसरा क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन में पूछा है पी डॉट आर पूछा है ना, ये भी वैसे ही आएगा, ठीक है। नीचे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पी कैप डॉट आर कैप, ये भी वैसे होगा, पी कैप का मैग्नीट्यूड, आर कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी हमको बता देना, वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, ठीक है। दैट इज देयरफॉर पी कैप डॉट आर कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ये तो 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये भी 1 होगा, और ये होगा cos 60 डिग्रीज। सो cos 60 तो हाफ है, हाफ इंटू 1 ये तो हाफ ही मिलेगा। तो इससे हमको दूसरा क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया, पी डॉट आर इक्वल्स टू हाफ। तो ये है इसका आंसर, ठीक है, इतना ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो मैंने आपको कन्वीनियंस के लिए एक डायग्राम बना दिया है सेमी सर्कल, ठीक है, और सेमी सर्कल का नाम मैं ऐसा बोल सकता हूँ OCB, ठीक है, और O जो है मैंने ओरिजिन ले रखा है, ठीक है ना, बताया नहीं कौन सा सेमी सर्कल है, तो एक स्टैंडर्ड एक सिंपल तरीके से बनाने के लिए मैंने सेंटर ओरिजिन ले लिया, ठीक है। अब O से लेके ये जो डायरेक्शन है तो ओरिजिन से शुरू होगा, राइट, ये भी ओरिजिन से शुरू होगा, और अगर मैं ये भी ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये भी ओरिजिन से शुरू होगा, राइट। तो ये हो जाएगा A बार, ये हो जाएगा B बार और ये C बार, ठीक है ना। हमको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है AC मैं पहले डायरेक्शन देख लेता हूँ, वरना गलत डायरेक्शन नहीं लिखना है मुझे, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्शन तो सही है, AC रहेगा। ट्रायंगल लॉ देख लो, OAC अगर देखोगे, O से C तक जाना है तो O से A फिर A से C, तो डायरेक्शन बरोबर है। वैसे ये डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा B से C, ठीक है। ट्रायंगल लॉ से देख लो, O से B, B से C, दैट इज इक्वल टू O से C, करेक्ट। सो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से डायरेक्शन सब बरोबर है। हमको प्रूव करना है कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है BC को, ये हमको प्रूव करना है, करेक्ट ना। क्या बोला है, द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि ये जो एंगल है ये 90 है, प्रूव करना है। अब ये 90 है मतलब AC इज परपेंडिकुलर टू BC, यही प्रूव करना है, सही बात है, ठीक है। ये हमको समझ गया कि क्या प्रूव करना है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो है डायग्राम को देख के भी हमको समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये देखो,
ये जो मैग्नीट्यूड है ओ ए बार या फिर ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ ए बार का मैग्नीट्यूड, वो रेडियस है, करेक्ट ना? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक रेडियस होता है, वैसे ये भी रेडियस है, करेक्ट? ओ से लेके बी तक, तो उसका मैग्नीट्यूड भी रेडियस होगा। और वैसे ही ये भी तो रेडियस है, सी बार का मैग्नीट्यूड भी रेडियस होगा। सो अगर मैं आर ले लूँ रेडियस को, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, तीनों इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, ये एक हो गया। एक और चीज़ हमको ये ध्यान देना है कि ये देखो ए और बी जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए बार इक्वल्स टू माइनस बी बार। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये सब हमको यूज़ होगा। इसको मैं 1 लेके रखता हूँ। पहले तो हमको सॉल्यूशन सही से लिखना पड़ेगा। मैं ब्लैक पेन से सॉल्यूशन निकाल देता हूँ कि क्वेश्चन मैंने ब्लू से लिखा है। ठीक है, पहले तो बताना पड़ेगा कंसिडर दिस सेमी सर्कल। ओके, लिख देते हैं, कंसिडर द सेमी सर्कल ए सी बी। ठीक है, फाइन, विथ सेंटर एट ओ। ठीक है, और रेडियस भी बताना पड़ेगा, एंड रेडियस इक्वल्स टू आर। ठीक है, फाइन, इतना सेट हो गया सब कुछ। तो उसके हिसाब से ये सब चीज़ें आ गई, इसको 1 ले लेना है। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है ये ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब अगर परपेंडिकुलर ही प्रूव करना है, यानी कि एंगल 90 है प्रूव करना है, तो डॉट प्रोडक्ट से प्रूव कर सकते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है ना, तो यानी कि ये प्रूव करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फिर शुरू यहीं से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए सी डॉट बी सी। अब प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, अब हम ये तो जानते ही हैं, ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, सी माइनस ए। ठीक है, फाइन। उसी तरह बी सी को कैसे लिख सकते हैं, सी माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, सी पहले मल्टीप्लाई होगा सी बार डॉट सी बार, फिर बी से मल्टीप्लाई होगा सी बार डॉट बी बार, फिर ए से मल्टीप्लाई होगा ए बार डॉट सी बार, फिर माइनस ए और माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, ये होगा ए बार डॉट बी बार। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। ओके, फाइन। अब हम ये जानते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। वैसे ए बार डॉट ए बार, कोई भी दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमको क्या मिलेगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे कुछ हो रहा है ना, वेक्टर सी जो है आप अपने आप में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, सी बार डॉट सी बार। तो ये क्या मिलना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी एक और चीज़ हमको देखना है। यस, यहाँ पर ये जो बी है, यहाँ पर देख लो, बी जो है यानी कि ए जो है माइनस बी है, तो इससे हमको ये क्या मालूम पड़ेगा, इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि बी माइनस ए है, करेक्ट। दोनों में से कोई भी हम समझ के चल सकते हैं। तो वैसे ही तो बी के जगह पे मैं माइनस ए लिख दूंगा। ठीक है, अब ये चलने दो फिलहाल। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन, हमारा जो सोल्यूशन है कैसा दिखेगा। अभी ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सी डॉट ए, और ये माइनस है ए डॉट सी, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बी है ना, इसके जगह पे भी मैं माइनस ए लिख देता हूँ। ठीक है, ए बार डॉट माइनस ए बार। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है, राइट। ए बार डॉट सी बार बोलो या सी बार डॉट ए बार बोलो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डॉट प्रोडक्ट में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, फाइन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये तो आर है ना, तो इसके जगह पे आर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बच गया, ये देखो ए बार डॉट ए बार, ये तो माइनस बाहर ले लो, ए बार डॉट ए बार क्या होता है, ये देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास रूल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, फिर से यहाँ देख लो, आर है ना, यस। अच्छा, ये लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम वन, हम 1 से ये रिजल्ट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने शुरू कहाँ से किया था, देयरफॉर हमने शुरू यहाँ से किया था, ए सी डॉट बी सी से, ए सी डॉट बी सी, और हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया 0। जब डॉट प्रोडक्ट 0 मिल गया, इससे क्या पता चलता है कि ए सी जो है बी सी को परपेंडिकुलर है।
ठीक है। जब AC और BC परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो एंगल बना है सरकमफ्रेंस पे सेमी सर्कल के वो 90 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज 90। π/2 लिखो या फिर 90 डिग्रीज लिखो, कोई भी लिखो चल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये सॉल्यूशन खत्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बना दिया, इसी डायग्राम को यूज़ करके सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे। सबसे पहला है डायरेक्शन एंगल्स। नाउ डायरेक्शन एंगल क्या होता है, ज़रा डायग्राम देख लो। सपोज ये XYZ ऐसे 3 एक्सिस है। पॉइंट A जो है स्पेस में, यानी कि कहीं तो बीच में पॉइंट A है, तो मैंने ओरिजिन से एक वेक्टर बना लिया, ठीक है। वेक्टर हो या लाइन हो, जो भी आप बोल सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन एंगल में क्या देखना है, वो जो लाइन है उसके साथ एक्स एक्सिस कुछ एंगल बनाएगा, तो उस एंगल को हम अल्फा मान के चलेंगे, ठीक है। उसी तरह वाई एक्सिस भी कुछ एंगल बनाएगा, उसको हम बीटा मान के चलेंगे। उसी तरह जेड एक्सिस भी कुछ एंगल बनाएगा, उसको हम गामा मान के चलेंगे। तो ये जो एंगल्स है ना, एक्स एक्सिस ने कौन सा एंगल बनाया, एक्स एक्सिस ने बनाया है अल्फा। वाई एक्सिस ने क्या बनाया है, वाई एक्सिस ने बनाया है बीटा, ठीक है, बीटा। और जेड एक्सिस ने क्या बनाया है, जेड एक्सिस ने बनाया है गामा। तो ये जो 3 एंगल्स है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा ने जो है इसका ये जो OA है, ये जो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन को संभाल के रखा हुआ है, यानी कि उसका डायरेक्शन को बताया कि तुम इसी डायरेक्शन में जाओगे। किसने बताया, अल्फ़ा बीटा गामा ने। ऐसे हम समझ के चल सकते हैं, इसलिए उसको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन वो जो है बना के रखे हैं, ठीक है, फाइन। अब दूसरा हम समझेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डायरेक्शन कोसाइंस बहुत ही आसान है। जब हमको डायरेक्शन एंगल पता है, बस उसको कॉस अप्लाई कर दो। तो अल्फ़ा के साथ जब कॉस अप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा, बीटा के साथ अप्लाई करेंगे कॉस तो कॉस बीटा, और गामा के साथ कॉस अप्लाई करेंगे तो ये कॉस गामा। तो यही चीज़ें, इसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और इसको अलग से एक नाम भी दिया गया है, ठीक है। कॉस अल्फ़ा को L बोलते हैं, कॉस बीटा को M बोलते हैं, और कॉस गामा को N बोलते हैं, और कॉस गामा को N बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन तीनों को नाम भी दे रखा है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे समझते हैं, यहाँ से कुछ और चीज़ें हमको पता चलेंगे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है A और इसका कोऑर्डिनेट्स है A1, A2 और A3, ठीक है। यानी कि A बार क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, A बार क्या हो जाएगा, A1i, करेक्ट ना। एक्स कोऑर्डिनेट A1 है और वाई कोऑर्डिनेट A2 है, तो ये A2j, और z कोऑर्डिनेट जो है A3 है, तो ये हो जाएगा A3k, ठीक है। इस तरीके से हमने वेक्टर लिख दिया। लेकिन हम ये भी जानते हैं, कोई भी वेक्टर जो होता है, कोई भी जो वेक्टर होता है, वो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन को लेके बनता है, सही बात है। तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये जो है उसका डायरेक्शन, है ना। अब एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन बताता है, इसलिए मैंने डायरेक्शन लिख दिया, ठीक है, फाइन, चलेगा। डायरेक्शन बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 1, ब्लू पेन से लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगर हमको डायरेक्टली हमको पता लगाना है कि ए कैप क्या है, यानी कि उसका डायरेक्शन क्या है, और अगर हमको उसका डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, तो हम वो निकाल सकते हैं। कैसे? पॉइंट नंबर 1, ए कैप क्या होगा, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। फिर से बता रहा हूँ, अगर हमको उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है, तो उसका डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, राइट, वेरी गुड।
अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, ए कैप इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा को मैं एल भी लिख सकता हूँ, दिया हुआ यहाँ। सो एल आई, कॉस बीटा को मैं एम लिख सकता हूँ, ठीक है, एम जे, और कॉस गामा को एन लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एन के। सो इस तरीके से हमारा वेक्टर जो है बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 के पास, और क्या हमको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ देख लो, हम ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं बल्कि जो रिप्रेजेंटेशन है, उसमें से ए कैप को मैं कैसे लिख सकता हूँ। ए कैप को मैं ए बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार लिख सकता हूँ, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देख लो, इसमें से क्या मिलेगा, हम ए कैप तो जानते ही हैं, यहाँ से क्या है, कॉस अल्फ़ा आई, कॉस बीटा जे, कॉस गामा के, करेक्ट ना, ये ए कैप है। और राइट साइड में क्या है, ए बार क्या है, यहाँ से लिख लो, ये देखो ये ए बार है, ठीक है। क्या है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। अब नीचे क्या है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो, ठीक है, सभी को डिवाइड कर दो। तो यहाँ ये कंपेयर कर लो, आई को और आई को कंपेयर कर लो, जे को और जे को कंपेयर कर लो, के को और के को कंपेयर कर लो। थोड़ा नीचे चलते हैं, तो जगह मिल जाएगा। तो कंपेयर करने के बाद क्या मिल रहा है, देख लो, हमको मिल रहा है कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू A1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस बीटा इक्वल्स टू A2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस गामा इक्वल्स टू A3 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, बेसिकली हमको वेक्टर मालूम है, A1 A2 A3 आई जे के मालूम है, और तो उसका मैग्नीट्यूड तो मिल ही जाएगा। तो उसको इस्तेमाल करके हम डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं कहने की बात यह है यहाँ पर कि ये सब जो है मिला जुला हुआ है, ठीक है ना। इनमें से अगर एक भी पता रहेगा तो बाकी सब निकल जाएगा, बाकी सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको मैग्नीट्यूड मालूम है और आपको डायरेक्शन मालूम है तो आप वेक्टर निकाल सकते हो, और अगर आपको वेक्टर मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो, ठीक है ना। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे और भी चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पॉइंट नंबर 3। ये देखो, यहाँ से हमको कुछ मालूम पड़ रहा है, क्या मालूम पड़ रहा है, A1 इक्वल्स टू, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट डायग्राम देख लो, A1 क्या है, ये देखो A1 एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, A2 वाई कोऑर्डिनेट है, A3 जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। सो A1 क्या मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस अल्फ़ा। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस बीटा। जेड कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, A3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस गामा। सो इस तरीके से चीज़ें हमको जो है एक दूसरे से कैसा लिंक है ये हमको समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसमें से हमको एक मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला मिलता है जो एग्ज़ाम में भी आ सकता है। क्या है वो, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको ये बता देंगे कि L जो है, ये देखो यहाँ पर पता चल रहा है ना, L M और N क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो बताओ ये L² M² प्लस N² जो है 1 होगा, कैसे होगा बताना है, ठीक है। फाइन, तो बहुत ही आसान है वैसे प्रूव करना भी, मैं यहीं पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। L क्या है, कॉस अल्फ़ा, ये देखो ये L है हमारा, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ L इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू A1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, लेकिन ये प्रूफ शुरू करने से पहले सब बताना पड़ेगा डायग्राम बना के कि ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट्स ऐसा है, ये एंगल्स ऐसा है, इसीलिए ये सब है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने सब कुछ निकाला हुआ है, ठीक है। फाइन, सो इससे हमको क्या मिलेगा, L² क्या मिलेगा, यानी कि cos² क्या मिलेगा, A1² डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सही बात है, फाइन। उसी तरह हमारे पास m का वैल्यू है, m क्या है, कॉस बीटा है, कॉस बीटा क्या है, A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। सो यहाँ से m² क्या मिलेगा, यहाँ से m² मिलेगा A2² डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है। और n क्या है, n हमको पता है कि कॉस गामा है, और कॉस गामा कैसे मिलेगा, A3 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। इसीलिए n² क्या मिलेगा, A3² डिवाइडेड बाय
मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब ये तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने पे क्या मिलेगा देखो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एल स्क्वायर्ड एम स्क्वायर्ड प्लस एन स्क्वायर्ड। एल स्क्वायर्ड हमको यहाँ से मिल जाएगा, क्या है, ए वन स्क्वायर्ड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर्ड। एन स्क्वायर्ड हमको यहाँ से मिलेगा, अच्छा एम स्क्वायर्ड यहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, ए टू स्क्वायर्ड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर्ड। वैसे ही एन स्क्वायर्ड यहाँ से मिलेगा, ए थ्री स्क्वायर्ड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर्ड। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो कॉमन डिनोमिनेटर है, क्या है कॉमन डिनोमिनेटर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर्ड। तो ये ऊपर क्या मिल गया देखो, ए वन स्क्वायर्ड, ए टू स्क्वायर्ड, ए थ्री स्क्वायर्ड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, ठीक है, जब हम जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जब हम जानते हैं कि ए बार जो है वो ए वन आई, ए टू जे और ए थ्री के है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। बहुत ही आसान है, हर लेक्चर में बोलता आया हूँ, जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर और जो के साथ है उसका स्क्वायर। इस तरीके से मैग्नीट्यूड मिलता है। तो अब जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये राइट साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये क्या होगा, ए वन स्क्वायर्ड प्लस ए टू स्क्वायर्ड प्लस ए थ्री स्क्वायर्ड, है ना। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है हमको इस तरीके से मिल रहा है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देख लो, ऊपर तो पहले से है ए वन स्क्वायर्ड, ए टू स्क्वायर्ड, ए थ्री स्क्वायर्ड और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर्ड, वो यहाँ से मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये भी होगा ए वन स्क्वायर्ड, ए टू स्क्वायर्ड और ए थ्री स्क्वायर्ड, और आखिर में क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, ये दोनों आपस में पूरी तरह कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली क्या मिल गया इसका आंसर, ये मिल गया 1। तो यही था ना, हमको प्रूव करना था कि इसका वैल्यू जो है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का क्या आता है, 1 आता है। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर एल स्क्वायर्ड प्लस एम स्क्वायर्ड प्लस एन स्क्वायर्ड इक्वल टू 1। तो ये हमको याद भी रखना है एज अ रिजल्ट, ठीक है। अब आगे और देखते हैं। सो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखा हमने डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, और उसमें से हमने 3-4 चीज़ें सीखी जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें से कुछ रिजल्ट भी निकाला। तो अभी हमको देखना है कि डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होता है। डायरेक्शन रेशियोज़ बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे पास एल एम और एन, जिसको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, अगर हमारे पास ये है तो आपको कोई भी जो है 3 नंबर ऐसे मिलना चाहिए जो एल एम और एन के साथ प्रोपोर्शनेट है। यानी कि मान लो 3 नंबर है, एक ए और दूसरा बी और तीसरा सी। तो मान लो ए बी सी जो है ऐसे 3 नंबर्स है जिन्होंने एल एम और एन को डिवाइड किया, उनका वैल्यू इक्वल मिलेगा, ठीक है। तब जाके हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि ये ए बी और सी जो है वो डायरेक्शन रेशियोज़ है, डायरेक्शन रेशियोज़ है। एक और बार बता देता हूं आपको कि ऐसे 3 नंबर्स जो प्रोपोर्शनेट है डायरेक्शन कोसाइंस को, यानी कि उनको डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल वैल्यू मिलता है, ठीक है। अगर ए एल को डिवाइड किया, बी एम को डिवाइड किया, सी एन को डिवाइड किया तो वैल्यू इक्वल मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज़। तो अभी एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना है, जो हमने डायरेक्शन कोसाइन में देखा और डायरेक्शन एंगल में देखा। ये जो डायरेक्शन एंगल्स होता है ना, मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ। जो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं, वो बदलते नहीं हैं, ठीक है। यानी कि एक लाइन का या फिर एक वेक्टर का जो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं। ये एंगल बार बार बदलेगा नहीं। जब एंगल नहीं बदलेगा तो डायरेक्शन रेशियो भी, डायरेक्शन कोसाइंस भी नहीं बदलेगा, वो भी फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन रेशियो के मामले में ऐसा नहीं है। डायरेक्शन रेशियो बदल सकता है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। यानी कि इसका मल्टीपल ले लो। मल्टीपल का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a 2b 2c, ये भी डायरेक्शन रेशियो है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 100a 100b 100c, ये भी डायरेक्शन रेशियो है। समझ में आया? तो हमारी मर्जी है, ठीक है। हम डायरेक्शन रेशियो इनमें से किसी को भी मान के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़, अगर सपोज
जब हमको पता है कि L बाय ए, M बाय बी और N बाय सी सेम वैल्यू देता है, तो वैल्यू कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ना। तो उसको मैं सपोज़ मैं लैम्डा मान लेता हूँ, ठीक है। सपोज़ इनका वैल्यू लैम्डा, इसका मतलब क्या हो गया, L बाय ए का वैल्यू भी लैम्डा मिल रहा है, M बाय बी का वैल्यू भी लैम्डा मिल रहा है और N बाय सी का वैल्यू भी लैम्डा मिल रहा है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, L का वैल्यू मिलेगा ए लैम्डा, करेक्ट है। यहाँ पर M का वैल्यू क्या मिलेगा, बी लैम्डा, और यहाँ पर N का वैल्यू क्या मिलेगा, सी लैम्डा, करेक्ट। अब यहाँ से मैं कुछ रिजल्ट बताने वाला हूँ आपको। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, L स्क्वायर्ड M स्क्वायर्ड प्लस N स्क्वायर्ड जो है वो 1 होता है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो, कोई भी एंगल दे दिया, बोल दिया ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा है, और आप उसको डायरेक्शन कोसाइन नहीं मान सकते जब तक वो ये रूल सेटिस्फाई ना करे। जब तक, अगर सोचो हमको बोला कि चेक करो भाई ये अल्फ़ा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे और इसमें पुट करके देखोगे, अगर ये 1 दे रहा है तभी जाके वो डायरेक्शन कोसाइन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। फाइन, जब हमको L M N का वैल्यू ऐसे मिला है, दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर, तो इसको पुट कर दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो, L स्क्वायर्ड यानी कि ए स्क्वायर्ड लैम्डा स्क्वायर्ड, ठीक है, M स्क्वायर्ड यानी कि बी स्क्वायर्ड लैम्डा स्क्वायर्ड, N स्क्वायर्ड यानी कि सी स्क्वायर्ड लैम्डा स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1। लैम्डा स्क्वायर्ड कॉमन ले लो, क्या होगा, ए स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1। सो इसमें से लैम्डा स्क्वायर्ड क्या मिल गया, डिवाइड कर दो ए स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड और सी स्क्वायर्ड से, ठीक है। नीचे चलते हैं। सो यहाँ से अगर हमको लैम्डा चाहिए तो प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब यही लैम्डा को अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो देखो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा L इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड, इस तरीके से L मिलेगा, राइट है। क्या किया मैंने, लैम्डा को बस यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, लैम्डा की जगह पे। वैसे ही मुझे M क्या मिलेगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड। उसी तरीके से N क्या मिलेगा, प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड। ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तीनों क्या है, एग्जैक्टली क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच का रिलेशन है। यानी कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, LMN निकाल सकते हो, और एक बार अगर डायरेक्शन कोसाइन निकल गया तो डायरेक्शन एंगल निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक साइकिल है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको डायरेक्शन एंगल पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, और डायरेक्शन कोसाइन पता है तो आप इसको इस्तेमाल करके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, और अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन पता है तो डायरेक्शन एंगल निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें से कोई भी पता होगा, बाकी सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे आपको बताना था, और इसमें हमने 2 रिजल्ट भी सीख लिया, राइट, L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये रिलेशन, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, आई मीन रिजल्ट्स हैं, जो आपको आना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए था आगे जाने से पहले। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, इफ़ अ वेक्टर हैज़ डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज, फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल। जैसे हम जानते हैं हम 3 डायरेक्शन एंगल होते हैं, ठीक है ना, हमको उसमें से 2 दिया हुआ है और तीसरा पता लगाने को कह रहे हैं, ठीक है। तो पहले उनको नाम दे देते हैं ना, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू, अल्फ़ा मान लेते हैं, एक एंगल को अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा एंगल को बीटा मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि गामा नहीं दिया है, उसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। जब अल्फ़ा 45 है तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस 45 होगा, और कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर बीटा 60 है तो कॉस बीटा क्या होगा, कॉस 60, और कॉस 60 क्या होगा, 1/2, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह हम गामा तो पता नहीं है तो हम इसको कॉस गामा लेके चलेंगे।
वैसे ये हमारा हो जाएगा L, ये हो जाएगा हमारा M, और ये तो पता नहीं है तो फिलहाल इसको N लेते हैं, ठीक है। अभी हमें पता है वी हैव L स्क्वायर्ड प्लस M स्क्वायर्ड प्लस N स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1, ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा है ना, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कर देंगे। तो L क्या है हमारा 1/√2, तो ठीक है उसको लिख दिया हमने। M क्या है, M है 1/2, ठीक है उसे भी लिख दिया। ये हो गया N स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसमें से देखो क्या मिलेगा, 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा N स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1। तो अभी इनको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, प्लस N स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1। सो इसमें से अगर 3/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ से N स्क्वायर्ड क्या मिलेगा, N स्क्वायर्ड मिलेगा 1/4। अब इसमें से जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो n क्या मिलेगा, 1/2। अब जब n 1/2 मिला है, नीचे चलते हैं। सो n 1/2 मिला है, n हमारा क्या था, n तो हमारा cos गामा था, तो cos गामा जो है वो 1/2 मिला है। अब cos 1/2 कब होता है, जब cos 60 होता है, करेक्ट है। तो इसमें से हमको क्या समझ में आया कि गामा जो है वो 60 डिग्रीज है, तो यही हमारा थर्ड एंगल था, करेक्ट ना। देयरफॉर the third direction angle gamma equals to 60 डिग्रीज। हो गया, इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90, 135, 45 डिग्रीज विथ x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। एंगल दिया हुआ है, ठीक है, कोई तो लाइन है जो x और y और z के साथ एंगल्स बना रहे हैं, तो वो तो डायरेक्शन एंगल्स हो गए ना। सो लेट, उनको नाम दे देते हैं, लेट अल्फ़ा, ऑब्वियसली x के साथ बना रहे हैं तो अल्फ़ा ले लेते हैं 90 डिग्रीज। सो बीटा ले लेते हैं 135 डिग्रीज जो y के साथ बन रहा है, और गामा जो z के साथ बन रहा है 45 डिग्रीज, ठीक है। हमें बोला गया है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके साथ एंगल के साथ कॉज लेना है बस, कॉज अल्फ़ा। सो cos 90 क्या हो जाएगा, ये cos 90 हो जाएगा 0, ठीक है। सो पहला वाला यानी कि L 0 हो गया, फाइन। दूसरा cos बीटा क्या होगा, cos 135। अब cos 135 को कैसे लिख सकते हैं हम, cos 90 प्लस 45, करेक्ट, cos 135 होता है। और हम ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइड एंगल फॉर्मूला से, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं ये 45 को थीटा समझ के सॉल्व करूं तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और साइन 45 तो हम जानते हैं कितना होता है, 1/√2। सो ये माइनस तो रहेगा, साथ में 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, फाइन। ये हो गया हमारा cos बीटा, यानी कि ये हमारा m हो गया, ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं, ये हो गया, इसको सेपरेट कर देते हैं ना, ओके। अगला है cos गामा। cos गामा क्या होगा, cos 45। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, cos 45 कितना है, 1/√2, ठीक है। ये हमारा n हो गया, ठीक है। इस तरीके से तीनों मिल गए। ये है हमारा पहला डायरेक्शन कोसाइन, ये है दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, और ये है तीसरा डायरेक्शन कोसाइन। डन, इतना ही है, काफ़ी आसान था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज 4, -12, 18 देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमको डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है इस बार, सो इसको हम लेट ए बी सी ले लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू -12 एंड सी इक्वल्स टू माइनस नहीं है, +18 है, सो +18, ठीक है। हमको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। हम ऑलरेडी जानते हैं L इज इक्वल्स टू a/√A² प्लस b² प्लस c²। अच्छा, प्लस माइनस नहीं ले रहा क्योंकि हमको सिर्फ उसका वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। प्लस माइनस तब होता है जब हमको डायरेक्शन भी पता लगाना है, ठीक है। सो वी कैन सेटल विथ पॉजिटिव थिंग, ओके। m इज इक्वल्स टू b/√A² प्लस b² प्लस c। वैसे पॉजिटिव प्लस माइनस नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है।
सो n इक्वल्स टू c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर. फाइन. सो a क्या है? a है 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 4 का स्क्वायर्ड प्लस -12 का स्क्वायर्ड प्लस 18 का स्क्वायर्ड. ठीक है, ये क्या हो गया 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा. ठीक है 144 और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324. करेक्ट. टोटल कितना हो जाएगा 814 484. ठीक है, ये हो गया 484. ठीक है 484 यानी कि स्क्वायर रूट क्या होगा 22 होगा. ठीक है 22. फाइन. सो ये कितना मिलेगा 2 से कैंसिल कर लो. 2 2 सा और 2 11 से ये 2/11 हो जाएगा. ठीक है, हमको मिल गया L मिला है 2/11 और M क्या मिला देख लेते हैं. B है -12 और अभी देखें ना रूट में तो वही है ना, सबके डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है, तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा. सो ये भी 2 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा -6/11 हो जाएगा. ठीक है, N क्या है? C का वैल्यू 18 और स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर भी सेम चीज़ है तो ये 22 ही आने वाला है. सो देयरफॉर N का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/11. सो इस तरीके से हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल गए. ठीक है, L का वैल्यू है 2/11, M का वैल्यू है -6/11 और N का वैल्यू है 9/11. चाहे तो फाइनल आंसर लिख देते हैं. सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या है 2/11 -6/11 एंड 9/11. सो इस तरीके से ये वाला सॉल्यूशन ख़त्म हुआ. चलते हैं अगले क्वेश्चन में. तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको देखना है, हमको सीखना है यहाँ पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बता पाया था. ठीक है, क्या कहना था मुझे कि अगर सपोज़ मेरे पास ए बी ऐसा कोई लाइन सेगमेंट है या फिर लाइन ही कह सकते हैं हम लोग, लाइन नहीं है बल्कि सेगमेंट है, और मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स पता है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है उस लाइन के ऊपर ए और बी. ए के मान लो x1 y1 z1 है और बी के x2 y2 z2 है. तो मुझे इसका डायरेक्शन रेशियोस मिल सकता है. कैसे मिलेगा? डायरेक्शन रेशियोस मिलेगा आपको x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1. इससे मिल जाएगा. इतना ही नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो x1 - x2 y1 - y2 z1 - z2. ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, आप डायरेक्शन रेशियो आपको मिल जाएगा. एक और चीज़ जानना था, मान लो एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स मालूम है A एंड B, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर हमने लिखा हुआ है x2 y2 z2. और अगर मुझे पता है कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो L M और N है, और मुझे A और B के बीच का डिस्टेंस मालूम है, यानी कि इसका डिस्टेंस मान लो D है. ठीक है, अगर मुझे डिस्टेंस मालूम है तो इनके बीच में एक रिलेशन बन सकता है L M N और ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और D के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? L इज इक्वल्स टू x1 - x2 अपॉन D. ठीक है, वैसे ही M इज इक्वल्स टू y1 - y2 अपॉन D. N इक्वल्स टू z1 - z2 अपॉन D. ठीक है, सो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन में सॉल्व करने में काम आएगा. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 13. ये क्वेश्चन कहता है कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर -2 to 1 एंड इफ ए इज़ 415 एंड लेंथ ऑफ ए बी इज 6 यूनिट्स फाइंड बी. ये सिचुएशन बिल्कुल अभी जो मैंने सिखाया था उसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, देख लो. मान लो ये ए है और ये बी है. ए का पॉइंट दिया हुआ है 415, बी नहीं दिया हुआ है, वही तो फाइंड करना है. तो जब फाइंड करना है तो उसको हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं. ठीक है, और हमको ए बी का लेंथ दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 6, यहाँ पर देखो 6 यूनिट्स दिया हुआ है. ठीक है, और इसके अलावा हमको दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियोस. ये देखो डायरेक्शन रेशियोस दिया हुआ है जिसको हम ए बी सी मान लेते हैं ना. ए बी सी क्या है -2 to 1. ठीक है,
अब इसके पहले जो मैंने सिखाया था आपको, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो क्या सिखाया था आपको, L और M और N कैसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हमको तो आता ही है ABC से LMN कैसे निकालना है, ठीक है। तो पहले हम बता देते हैं लेट ABC इक्वल टू दिस, ठीक है, उनको नाम दे दिया, फाइन। पहले LMN निकाल लेते हैं। हम जानते हैं L का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड प्लस C स्क्वायर्ड, सही बात है। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस A क्या है, A तो -2 है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं -2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, रूट में A का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, फिर B का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4, और C का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये होगा 1। सो क्या मिलेगा, अच्छा ये प्लस माइनस से बाहर, अंदर माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना ही फ़र्क होगा। और डिनोमिनेटर में देखो 9 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, 3, ठीक है। सो फिलहाल इसको ऐसे रहने दो, ऐसे नहीं भी रखेंगे तो दो वैल्यू आ जाएंगे वैसे भी, एक है -2/3 और दूसरा है 2/3, करेक्ट, माइनस प्लस। फाइन, अभी M देखते हैं, प्लस माइनस B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड प्लस C स्क्वायर्ड। सो प्लस माइनस क्या है B देख लो यहाँ पर, B तो 2 है ना, B 2 है, और डिनोमिनेटर में वैसे भी सबका सेम ही है ना, जो L में किया था हमने 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर पहला +2/3 मिला, बाद में -2/3 मिला, ठीक है। सो वैसे ही N देख लेते हैं, N क्या होगा, प्लस माइनस C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस C क्या है, C 1 है ना, 1 है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में वैसे ही है जैसा बाकी दोनों का था, तो ये 3 हो जाएगा। सो ये क्या होगा, सो N का वैल्यू होगा +1/3 और -1/3, ठीक है। LMN मिल चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमको पता है, इसके पहले वाले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने क्वेश्चन से पहला, वो वाला यूज़ कर लेते हैं। क्या था हमारे पास, L इक्वल्स टू x1 माइनस x2 अपॉन D। हमारा D क्या है, D यानी कि डिस्टेंस, D ये देखो, ये हमारा D है, ठीक है। सो ये भी हम लिख देंगे, लेट D इक्वल्स टू 6 यूनिट्स, ठीक है। और ये होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये होगा z1, और ये होगा x2, ये होगा y2, और ये होगा z2, ठीक है। सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है, फाइन। सो x1 क्या है, x1 है 4 माइनस x2 है x, D है 6, है ना। एक बार मैच कर लो, यस, x1 देख लो, x1 है 4, ब्लैक पेन से कर लेता हूँ, दिखाई देगा सही से। ये देखो x1 है 4, x2 है x, और हमारा D 6, ठीक है। सो सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, हमारा L हमको पता है ना, L क्या है, L, या तो फिर इसको एक काम करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। L इज इक्वल टू 4 माइनस x अपॉन 6 मिला है, इसमें से 6L इक्वल्स टू 4 माइनस x मिला है ना। अब इसमें से x क्या मिलेगा, इसमें से x मिलेगा 4 माइनस 6L, सही बात है। और L हमको पता है, L 2 वैल्यू है ना, ठीक है। सो एक हो जाएगा, देख लो L क्या दो, कौन से 2 वैल्यूज़ हैं, कहाँ गए, यहाँ ये देखो, ये 2 है x के 2 वैल्यूज़। तो पहला ये पुट कर लेते हैं, पहला वाला क्या होगा, -2/3, ठीक है, -2/3 पुट कर लिया, क्या मिलेगा, यहाँ से देख लो क्या मिलेगा, 3 2 सर, ये 3 और 2 कैंसिल होगा, 3 2 सर 6, सो 4 माइनस ये +4 हो जाएगा ना, 4 + 4, ठीक है, 4 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है, फाइन। देन तो हमने पहले -2/3 पुट किया तो 8 मिल गया, ठीक है। अगर अगर 2/3 पुट किया तो क्या होगा, एंड इसको मैं x1 मान लेता ना, x1, क्योंकि 2 x मिल रहा है, तो दोनों सेम x तो नहीं हो सकता ना, अलग अलग होगा, ठीक है। सो ये 4 माइनस 6, इस बार प्लस वाला पुट करता हूँ 2/3, सो क्या होगा, 3 2 सर 6, और ये क्या हो जाएगा 4 - 4, सो ये होगा 0, करेक्ट है। तो मुझे
सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मुझे x1 मिला है 8 और x2 मिला है 0, ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरह हम शुरू कर लेते हैं m के साथ। m क्या होगा, y1 माइनस y2 अपॉन d, ठीक है। अब y1 क्या है, y2 क्या है देख लो, y1 है 1 और y2 है y, ठीक है, लिख देते हैं। y1 है 1, y2 है y और d तो 6 है ही, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, m इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन 6 मिला है, सो 6m इक्वल्स टू 1 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से y क्या मिलेगा, 1 माइनस 6m मिलेगा। अब हमारे पास m के भी दो वैल्यूज़ है, ठीक है। सो इसी वजह से हम क्या करेंगे, y1 ले लेंगे और एक y2 ले लेंगे, ठीक है। सो y1 m देख लो पहले क्या आ रहा है, m का वैल्यू कहाँ है भाई, हाँ यहाँ है, ये है m के वैल्यूज़, राइट, यहाँ से मिला m का वैल्यू 2/3 और माइनस 2/3, ठीक है, नीचे लिख देते हैं 1 माइनस 6 2/3, ठीक है। ये सॉल्व कर लो, 3 2 सर 6, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 2 सर 4, ये हो जाएगा -3। सो यहाँ पर से y1 मिल गया -3। अब यहाँ पर -2/3 पुट करेंगे, सो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 सर 6, सो ये क्या होगा 1 -2 ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। सो यानी कि y2 मिल गया है 5। उसी तरह हम सॉल्व करेंगे n के साथ, ठीक है। n क्या है, n होगा z1 माइनस z2 अपॉन d। अब z1 z2 क्या है देख लो, ये है z1 5 और z2 है z, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5 माइनस z अपॉन d, ठीक है, d तो 6 है ना अपना, सो 5 माइनस z अपॉन 6। सो यानी कि n का वैल्यू है 5 माइनस z अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 को, तो क्या हो जाएगा 6n इक्वल्स टू 5 माइनस z, और इसमें से z क्या मिलेगा, z मिलेगा 5 माइनस 6n, ठीक है ना। अब n के कितने वैल्यू है, n के भी दो वैल्यू है, देखो यहाँ पर मिला है ना, n के भी दो वैल्यू से, हाँ n के भी दो वैल्यू से 1/3 और -1/3। थोड़ा नीचे चलते हैं। सो z जो है वो 5 माइनस 6 इंटू 1/3, ठीक है, कितना आ गया, 3 2 सर 6, सो 5 माइनस 2, सो z1, इसका z1 ले लेते हैं, ठीक है, z1 जो है 3 मिल चुका है, ठीक है। अभी उसी तरह हम z2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 माइनस 6 इंटू -1/3, सो 3 2 सर 6, ये कितना हो गया, ये हो गया 5 + 2, सो इससे z2 का वैल्यू मिला है 7, ठीक है। सो देयरफॉर जो b का कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 z1 हुआ, तो क्या हो जाएगा, x1 क्या मिला है हमको, ये देखो यहाँ पर 8, y1 क्या मिला है -3 और z1 क्या मिला है 3, ठीक है। यानी कि b का वैल्यू ये हो सकता है, या फिर b का वैल्यू x2 y2 z2 भी हो सकता है, जो हमने अभी अभी फाइंड किया है। क्या हो सकता है, x2 क्या है, x2 0 है और y2 क्या है, y2 5 है और z2 7 है, ठीक है। सो इस तरीके से हमको b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है, फाइन, देन यही हमको चाहिए था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर l m एंड सेटिस्फाई द इक्वेशंस। दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या कहा है, हमको एंगल चाहिए, एंगल चाहिए मतलब दो लाइन तो पक्का हो गए, ये गारंटी है। अब वो दो लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है, तो हमको एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला देख लो, इसमें से हम m निकाल लेंगे, क्या होगा -5l -3n, ठीक है ना। इसको हम पुट कर देंगे 2 में, पुट इन 2। वैसे l भी निकाल सकते थे, n भी निकाल सकते थे, लेकिन m इसलिए निकाला क्योंकि वो थोड़ा आसान था निकालना, ठीक है ना, m के साथ कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है। सो 2 में पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 और जहाँ m है हम ये लिख देंगे -5l -3n और n तो बाहर है ही, -2nl + 6l, m के जगह पे दोबारा -5l -3n,
ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे -25ln आ जाएगा, यहाँ -15n² आ जाएगा, ये -2nl तो है ही, और यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, प्लस नहीं आएगा। 6l - 5l ये होगा -30l², और 6l - 3n ये होगा -18nl इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये देख लो -30l² है, ठीक है। nl देख लो, यहाँ पर nl है, यहाँ पर nl है, और यहाँ पर nl है। टोटल कितना हो गया, 18 to 20 20 45। सो ये होगा -45nl, और n² यहाँ पर है -15n² इक्वल्स टू 0। हम इन तीनों टर्म में से 15 को कॉमन ले सकते हैं, राइट। -15 को ले लो ना, माइनस भी कॉमन है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2l², करेक्ट, प्लस 3nl प्लस n²। एम आई राइट, सही है ना, ओके फाइन। दोनों तरफ 15 से डिवाइड कर दो, -15 से, तो क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2l² -3nl प्लस n² इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बच गया है। थोड़ा नीचे चलते हैं। अब ये देखो, ये एक जैसे हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, वैसे इसको स्प्लिट कर दो 3nl, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2l² 2nl प्लस nl प्लस n² इक्वल टू 0। सही बात है। तो अभी इसमें से ये देखो, ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2l कॉमन ले सकते हैं, है ना। सो 2l जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, l प्लस n बचेगा। वैसे यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से भी l प्लस n बचेगा, है ना। सो यहाँ से क्या मिल गया, l प्लस n कॉमन आ गया, और यहाँ से 2l बचा, यहाँ से n बचा। सो यहाँ से हमारे पास देखो l प्लस n इक्वल टू 0 है ना, और क्या मिलेगा, 2l प्लस n इक्वल टू 0। ऐसे दो चीज़ें मिल जाएंगी, दो इक्वेशंस। इससे l इक्वल टू -n मिला, इससे l इक्वल्स टू -n/2 मिलेगा। सही बात है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मैंने 1 और 2 लिया था ना, ये 3 और ये 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो m हमने किसको कंसिडर किया था, ये देखो, ये ना हमारा m, इसको तो कोई नंबर दिया नहीं, इसको मैं स्टार मान लेता हूँ, स्टार, ठीक है। सो l के एक एक करके वैल्यू स्टार में पुट कर दो, ठीक है। सो पुट 3 इन स्टार। सो जब पुट करेंगे l का वैल्यू -n पुट करेंगे तो क्या होगा, देख लो, m इक्वल्स टू -5l -3n है, ठीक है ना। m इक्वल्स टू -5l, l है -n, है ना, 3 पुट कर दिया, और ये क्या है -3n। एक बार चेक कर लो दोबारा, सही तो लिखा है ना। अब ये सॉल्व कर लो, देखो ये दिखने में क्या होगा, -5 -n 5n हो जाएगा, -3n। सो यानी कि m का वैल्यू क्या मिल गया, 5n - 3n कितना होगा, 2n होगा। सही बात है। अब यहाँ पर ध्यान दो, l का वैल्यू -n है, एक काम करता हूँ m को भी -n के फॉर्म में लिख देता हूँ। सो पहली बात तो m/2 इक्वल टू n हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस ले लेंगे, क्यों ले रहा हूँ, इक्वल करने के लिए, ठीक है। -m/2 -n को इक्वल हो गया, और मेरे पास ऑलरेडी l का वैल्यू भी -n को इक्वल है। सो अब ये तीनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो क्या दिखेगा, देखो, ये होगा l जो कि -n है, और -m/2 भी -n है। तो इस तरीके से मुझे कुछ रिलेशन मिल गया। अगर इसको मैं लिखने जाऊं तो कैसे लिख सकता हूं, l/1 m/-2 n/-1। सही बात है। आपको याद होगा, हमने सीखा है कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनेट होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं l और m और n, इन दोनों के साथ कौन प्रोपोर्शनेट है, 1 -2 -1। तो मैं a1 b1 c1 मान लेता हूँ, क्योंकि एक और कॉम्बिनेशन मिलना बचा हुआ है। तो a1 b1 c1 क्या हो गया, यहाँ से 1 -2 -1, ठीक है। सो ये हुआ, हमने 3 को पुट किया था स्टार में। अब हम 4 को पुट करेंगे स्टार में, ठीक है। नीचे चलते हैं, पुट 4 इन स्टार, ठीक है। क्या है m,
स्टार क्या है, m इज इक्वल्स टू -5l -3n, यही था ना। 4 है l इक्वल्स टू -n/2, तो वो पुट करेंगे। सो l के जगह पे -n/2, ठीक है। सो ये क्या होगा, -5 -n/2 और यहाँ पर -3n, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये m का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लो, ये हो जाएगा 5n/2 और ये -3n। तो इसको सॉल्व करने पे हमको m क्या मिलेगा, हमको 2 3 6, 5n -6n, ये होगा -n/2। सो आपको याद होगा मैंने l के जगह पे भी -n/2 ही पुट किया था, ठीक है ना। यानी कि m और n दोनों इक्वल मिल चुका है, ठीक है। l को भी मैंने -n/2 पुट किया, m दोबारा मुझे -n/2 ही मिला। यानी कि इन तीनों को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, l इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू -n/2। इसको और भी थोड़ा सही से लिखे तो l/1 m/1 n/-2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें से हमको डायरेक्शन कोसाइंस दूसरा वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा। नीचे जाते हैं, अगर वो दूसरा कॉम्बिनेशन को मैं a2 b2 c2 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 1 -2, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जो l m n के साथ प्रोपोर्शनेट हो। तो इससे हमको क्या मिल गया, ये जो मैंने a1 b1 c1 लिया था यहाँ पर, ये देखो, ये a1 b1 c1 जो लिया था, ये मान लो एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है और ये जो है दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। हमको दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। याद है मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में बोला था कि शायद इसके अंदर 2 लाइन्स है, तभी तो एंगल मांगा है। तो अभी डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं, एंगल निकालना है। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जो अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मैं रेड पेन से लिखता हूँ। cos थीटा इक्वल्स टू, अगर आपके डायरेक्शन रेशियोज है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो एंगल निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर्ड b1 स्क्वायर्ड c1 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर्ड प्लस b2 स्क्वायर्ड प्लस c2 स्क्वायर्ड। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो हमारा जो एंगल है, फिर से ब्लू पेन पर जाता हूँ मैं, तो जो हमारा एंगल है वो हमको cos थीटा से मिलेगा। a1 b1 c1 क्या था, ज़रा देख लो, a1 b1 c1 क्या था, यहाँ पर 1 -2 -1 1 -2 -1। सो a1 b1 c1 1 -2 -1 और a2 b2 c2, यहाँ से देख लो 1 1 -2। सो अप्लाई कर देंगे, क्या होगा, a1 मल्टीप्लाइड बाय a2 ये 1 होगा, b1 मल्टीप्लाइड बाय b2 ये -2 होगा, c1 मल्टीप्लाइड बाय c2 ये +2 होगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर्ड यानी कि 1 -2 का स्क्वायर्ड b1 स्क्वायर्ड ये होगा 4 और ये c1 का स्क्वायर्ड यानी कि -1 का स्क्वायर्ड 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर्ड यानी कि 1 का स्क्वायर्ड 1, b2 का स्क्वायर्ड 1 का स्क्वायर्ड 1, c2 का स्क्वायर्ड -2 का स्क्वायर्ड 4, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 6 जो कि 6 हो जाएगा ना, रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 6, सो 1/6। सो देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू मिला है 1/6। सो इसमें से जो एंगल है वो क्या मिलेगा फिर, cos इनवर्स ऑफ 1/6। सो ये एंगल के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, तो ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना,
ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस है, बाकी जो वीडियोस है, उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।